हेलो हाय एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं स्टूडेंट का बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने स्टडी को बहुत ही बेहतरीन वे में कर रहे हैं। और जैसा कि आप अपने स्टडी को बहुत ही बेहतरीन वे में कर रहे होंगे, तो ये चैनल एस फॉर स्टडी आपको काफी हेल्पफुल हो रहा होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं ना। और आप लोग थंबनेल देख के ही आए होंगे। तो थंबनेल में दिखा ही होगा कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 30 है ना। इससे पहले हमने दो लेक्चर पढ़ा है दोस्तों। इस कोर्स का नाम हमने रखा है पेड वाला बैच फ्री में। डेफिनेटली इसी बैच के हिसाब से हम इसमें जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों के लिए, वो निशुल्क एकदम से फ्री में है। तो चलिए बिना समय का नुकसान किए हुए हम लोग अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ हम आपको बताते चले कि अगर, है ना, आप चाहते हो एस फोर स्टडी के साथ जुड़े रहना, दिल से सपोर्ट करना, है ना, तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नहीं तो इतने बुद्धिजीवी तो आप लोग हैं ही कि आप इसको यहाँ पे सर्च करके भी काम चला सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज ये रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का तीसरा टॉपिक। जैसा कि हमने उष्मा के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, तो आज उसी उष्मा से रिलेटेड आज का ये टॉपिक है, उष्मा का स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? उष्मा का मतलब दोस्तों हमने बताया था आपको पिछले क्लास। स्थानांतरण का मतलब होता है कि कोई चीज को एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट कर देना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज देना ही स्थानांतरण कहलाता है। वास्तव में ऊष्मा शब्द गर्म वस्तुओं से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तुओं की ओर प्रभावित होता है ना। क्या बोल रहा है कि वास्तव में जो ऊष्मा है वो गर्म वस्तुओं की अपेक्षा ठंडी वस्तुओं की तरफ अधिक प्रभावित होता है। वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। क्या सीखने वाली बात है बेटा यहाँ पे? चालन क्या है? ये नया जो शब्द आया, ये चालन का मतलब मीनिंग क्या होता है ना। तो वह प्रक्रम मतलब वह प्रक्रिया है ना, जिससे उष्मा किसी स्थान, है ना, किसी वस्तु में गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है, उसे चालन कहते हैं ना। सेम उसी तरह से ये देखो, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देती है उसका उन्हें उष्मा का चालन कहते हैं ना। इन्हें उदाहरण है एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर। पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से नहीं जाने देते, उन्हें उष्मा का कुचालक कहा जाता है। मीन्स जैसे फिजिक्स में हम लोगों ने देखा था सुचालक, है ना, कुचालक के बारे में। मीन्स जिससे होके उष्मा एक जगह से दूसरे जगह पे स्थानांतरित हो जा रही है, उसको उष्मा का सुचालक कहा जाता है। जैसे कि एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सब उष्मा का सुचालक है। इसके जस्ट अपोजिट जिससे होकर उष्मा का चालन नहीं होता है, जैसे लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, है ना, ये सबको उष्मा का कुचालक कहा जाता है। ठीक है। कुचालकों को एक और नाम से जाना जाता है उष्मारोधी। कुचालक को एक और नाम से जाना जाता है जिसे उष्मारोधी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है ना। गर्म जल ऊपर उठता है। इन गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाती है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। उष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहा जाता है। जैसे कि आप सबों ने, हम सबों ने अपने घरों में देखा है पानी गर्म होते हुए। पानी का गर्म होना भी एक तरह से उष्मा का ही रूपांतरण का रूप है। होता क्या है कि जब पानी जो है वह गर्म होता है, क्योंकि आग नीचे से लगता है, जैसे ही नीचे से आग लगा किसी चीज में,
मतलब पानी चढ़ा के रखे हुए हैं, तो वो नीचे का पानी हीट होगा और नीचे का पानी जब गर्म होगा तो गर्म होने से वह हल्का, तो हल्का होगा तो वो ऊपर की ओर जाएगा, है ना? और जो ठंडा होगा वो नीचे की ओर जाएगा। फिर यही प्रक्रम चलते रहेगा जब तक कि पूरे हांडी का, देगची का पानी गर्म नहीं हो जाए, और इसी प्रक्रिया को संवहन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए होगे और सचमुच आपको सीटेट या किसी भी तरह के टेट से रिलेटेड तैयारी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ना पड़ेगा तो को बेहतर से बेहतर ही फायदा होने वाला है। तो अगर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर में हम लोग बहुत सारे चीजों को देखने को मिलेगा। बहुत जल्द हम लोग 500 के करीब पहुंच रहे हैं अपना सब्सक्राइबर, तो ये आप लोगों का ही देन है ना, कि आप लोग इसको देख रहे हैं, आप लोग इसे प्यार दे रहे हैं, है ना? बहुत सारे चीज जो मुझे इच्छा है कहने की, लेकिन क्लास के बाद बात करते हैं। चलिए, सूर्य से हम आ, सूर्य से हम तक जो उष्मा एक प्रक्रम द्वारा आती है उसे विकिरण कहा जाता है। विकिरण द्वारा उष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक संवहन और दूसरा विकिरण, दोनों को याद रखिएगा। संवहन जो है गर्म पानी से रिलेटेड है, और विकिरण जो है आपका सूर्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट क्यों आते हैं बाबू? तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि सभी गर्म पिंड विकरण विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकर्तित करती है। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, तथा कुछ भाग परागत हो जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक का नाम है अम्ल और क्षार, एसिड और बेस। ये बाबू बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आप एक बार स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। चलिए, अम्ल क्या होता है हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अम्ल को एसिड बोलते हैं ना। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद, ये सब कैसा होता है दोस्तों? खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल पाया जाता है। यहीं से परिभाषा निकल गया। वैसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा हो, वो उसे अम्ल कहा जाता है ना। तो ऐसे पदार्थ जिसकी रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है ना, मतलब कहलाती है, अम्ल कहलाती है, ठीक है। एसिड शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द एसियर से बना हुआ है, जिसका अर्थ ही हिंदी में आए तो खट्टा होता है ना। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं, और इन पदार्थों में जैसे नींबू का रस, संतरे का रस, दही, है ना, सिरका, ये सब का जो खट्टा चीज आपको दिखाई देता है, वो किसका रीजन है, किसका देन है? तो नेचुरल, प्राकृतिक का देन है। क्या सीखे अम्ल में? अम्ल क्या है? तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद अपने को खट्टा दिखाई दे। ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षार कहलाते हैं। इनकी पदार्थों की प्रकृति क्षारीय कहलाती है। वैसे पदार्थ जिसको टेस्ट करेंगे तो कड़वा लगेगा और साबुन जैसे होता है ना, सॉफ्ट जैसा, वैसा नेचर का होगा, तो हम इसे क्षार कहेंगे। चलिए, आम्ल और क्षार दोनों के बारे में हम लोग जान गए। ये जो टेबल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है कि किन पदार्थों में क्या पाया जाता है, उस अम्ल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। जैसे एक एसिटिक अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल में हम बात करें सिरका, एसिटिक अम्ल किसमें? सिरका में। फॉर्मिक अम्ल जो है किसमें? फॉर्मिक चींटी का डंक में। साइट्रिक अम्ल किसमें? तो सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू। सौ से सिट्रस फल, सौ से साइट्रिक अम्ल, सौ से संतरा, सौ से शुरू है ना। लैक्टिक अम्ल किसमें? तो दही में पाया जाता है।
फिर से सुन लीजिए एक बार। एसिटिक अम्ल किसमें? सिरका में। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में। कौन सा चींटी? वो लाल कलर का एक चिट्टी जो होता है उसका बात हो रहा है। साइट्रिक अम्ल है ना, जैसे संतरा नींबू। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। इसी तरह से हम बात करें दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बनिक अम्ल आंवला में पाया जाता है। टोटेरिक अम्ल इमली, अंगूर और कच्चे आम में पाया जाता है। फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों। एसिटिक अम्ल सिरका में। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में। साइट्रिक अम्ल सिट्रस फल जैसे संतरा नींबू में। लैक्टिक अम्ल दही में। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में। एस्कॉर्बनिक अम्ल विटामिन सी जिसको बोला भी जाता है आंवला में। टर्टेरिक अम्ल इमली, अंगूर और कच्चे आम में पाया जाता है। इसी तरह से कुछ क्षारक है और उन क्षारक के प्रकार जो जिसमें पाया जाता है, जैसे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो ये चूने का पानी को बोला जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो खिड़की के कांच को। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन, है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो दूध या मैग्नीशियम। ये सारी चीजें जो था हमें बड़ा इंपॉर्टेंट था, और ये पूरे लेक्चर का ये जो पार्ट है किसमें क्या पाया जाता है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आज का ये पीड वाला पेज का ये सेशन आपको बहुत ही बेहतरीन वे में समझ में आया, और आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन भी कर लेंगे, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आप बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से देखिए, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग प्रिपरेशन को जारी रखिए, है ना? एकदम सटीक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमसे मिलेंगे, हम आपको समस्या का समाधान देंगे। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।